मेरे सामने आपका स्वागत है। मेरे पास अभी बाज़ार में शायद दो सबसे लोकप्रिय हैंडहेल्ड डिवाइस हैं और मैं बस आपको दोनों के बारे में अपने विचार देना चाहता हूँ और शायद आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या हो सकता है। जैसा कि मैंने ख़रीदा, शायद मैं गलत विकल्प पर विचार कर सकता था। तो शायद चलो शुरू करते हैं ये कहकर कि मैंने वास्तव में क्या ख़रीदा, जो था स्टीम डेक। ओह OLED। अब ये सचमुच वापस जा रहा है क्योंकि ये मेरे लिए सही डिवाइस नहीं है। तो मैंने इसे ख़रीदा। ये एक सीमित संस्करण है। मैं सोच रहा था कि यह मुझे गेम खेलने की अनुमति देगा, जो कि मूल रूप से सबसे कम संभव सेटिंग्स पर एक खेलने योग्य फ्रेम रेट पर हो सकता है। और देख सकते हैं कि अभी यहाँ बैकग्राउंड में मेट्रो चल रहा है और ये सबसे कम सेटिंग्स पर है। अभी ये 50 फ्रेम्स हासिल कर रहा है, तो ये खेलने योग्य है। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता, और जब ये फ्रेम गिराता है तो ये काफ़ी तेज़ी से गिरता है, लगभग 20 फ्रेम प्रति सेकंड तक, जिस पर उस समय ये एक खेलने योग्य अनुभव नहीं है। तो मैं उम्मीद कर रहा था कि मैं इस पर गेम खेल सकूं। बुनियादी रूप से सबसे कम सेटिंग्स पर यहाँ का रिजोल्यूशन ज़रूरी नहीं कि सबसे अच्छा हो, क्योंकि ये 1280 बाय 800 है मुझे लगता है। तो यह पहले से ही एक अपेक्षाकृत कम रिजोल्यूशन है और आप वास्तव में इसे डिस्प्ले पर देख सकते हैं, यह उतना तेज़ नहीं है। यह एक OLED डिस्प्ले है तो यह शानदार है, लेकिन क्योंकि यह एक कम रिजोल्यूशन OLED डिस्प्ले है, यह उतना अच्छा नहीं है। और शायद एक और चीज़ जो आप देख सकते हैं वह यह है कि यहाँ तक कि कैमरे पर भी आप इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये मूल की तुलना में थोड़ा धुंधला लग रहा है। यहाँ ROG Ally डिस्प्ले है और ये आंशिक रूप से उकेरे गए डिस्प्ले के कारण है। तो ये एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले है जो उन स्टीम डेक्स के साथ आता है जिनमें 1 टेराबाइट स्टोरेज है फैक्ट्री से मतलब। और यह डिस्प्ले में थोड़ी धुंधलापन जोड़ता है, जितना मैं चाहूँगा उससे ज़्यादा। तो OLED उन रंगों के साथ उतना चमकदार नहीं होगा जितना कि यह एक चमकदार डिस्प्ले पर होता है। हमारे पास यहाँ जो है उसके समान चमकदार डिस्प्ले नहीं, जैसे उकेरा हुआ डिस्प्ले, उस पर कुछ एंटी कोटिंग, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, और ये बस एक LCD डिस्प्ले है और मेरे लिए ये अधिक आकर्षक लगता है। अब मैं ब्राइटनेस बढ़ाने जा रहा हूँ ताकि हमारे पास एक समान तुलना हो सके। मुझे लगता है कि मैंने अब इसे ज़्यादा कर दिया है, तो इसे कम कर दो ताकि यह समान तरह की ब्राइटनेस हो। तो ये शायद बहुत करीब होगा। तो अभी मेरे लिए यह कैमरे पर अधिक आकर्षक लगता है और यह तथ्य कि यह मेरे लिए अधिक स्पष्ट लगता है यहाँ OLED के मुकाबले एक बड़ा फ़ायदा है, जो शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन व्यक्तिगत पसंद के मामले में मुझे लगता है मुझे वास्तव में OLEDs पसंद हैं, लेकिन इस मामले में कम रिजोल्यूशन वाले आउटलेट्स उतने अच्छे नहीं हैं। तो खैर, सबसे पहले इसे रास्ते से हटा देते हैं ताकि मैं ध्यान भटक ना जाऊं। तो मैं इसके सकारात्मक पहलुओं के बारे में बात करना चाहता हूं और इसके अलावा कौन लोग स्टीम डेक खरीदने में रुचि रख सकते हैं। बुनियादी रूप से 2025 में, क्योंकि ये साल के अंत के करीब है, जैसे कि ये भी ध्यान देने योग्य है। तो ये डिवाइस उन लोगों के लिए शानदार होगा जो इंडी गेम्स खेलना चाहते हैं। ये करेगा किसी भी इंडी गेम को शानदार तरीके से खेलें। मैंने यहाँ बहुत सारे खेल खेले हैं। उदाहरण के लिए बारिश का खतरा, मैं इसे एक इंडी गेम मानता हूँ। मैंने हेड्स, डेड सेल्स और कुछ अन्य खेल खेले हैं और ये बहुत अच्छे से चल रहे हैं, वहाँ कोई समस्या नहीं है। इस डिवाइस की निर्माण गुणवत्ता भी वास्तव में अच्छी है। ये हाथ में बहुत अच्छा लगता है। ट्रिगर्स शानदार हैं। कुछ ऐसा है जिससे मैं व्यक्तिगत रूप से प्यार कर बैठा। यहाँ अंगूठे के स्टिक्स और बटनों का सममित स्थान है। तो आमतौर पर आपके पास ऐसा असममित स्थान होता है, तो हम स्टिक दाएं स्टिक की तुलना में नीचे है, या दायां स्टिक बाय स्टिक से नीचे है, जो मेरे लिए इस तरह के हैंडहेल्ड पर बहुत परेशान करने वाला हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इसे आराम से पकड़ रहा हूँ तो उदाहरण के लिए मेरी उंगलियाँ यहाँ बटन को दबा रही हैं और इसी तरह मेरा हाथ है। बुनियादी तौर पर मेरी अंगूठा एक अंगूठे के स्टिक पर बहुत अजीब स्थिति में आराम कर रहा है, तो मुझे अपनी राह से बाहर जाना होगा। अपने हाथ को पूरी तरह से अलग तरीके से मोड़ना होगा, शायद इसे नीचे करना होगा,
तो मैं थोड़ा ऐसा हूँ, आरामदायक पकड़ रखने के बजाय मैं बस इसे अपनी उंगलियों पर सहारा दे रहा हूँ, बस ताकि मैं अपने स्टिक पर अंगूठे का सही स्थान रख सकूँ जो मुझे पसंद नहीं है। तो स्टीम डेक के साथ ये शानदार है, आप कर सकते हैं, दोनों तरफ एक ही तरीके से पकड़ें और ये बस शानदार लगता है और इसका सम्मित स्थान होना अद्भुत है। और इसके अलावा अब आपको बटनों तक पहुंचने के लिए अपने हाथ की स्थिति बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे अभी भी एक ही तरह के आर्क में हैं। तो मध्य यहाँ भी कोई समस्या नहीं है। आपको अपनी स्थिति बदलने की केवल एक बार आवश्यकता होती है, वह है यहाँ ट्रैक पैड के लिए। जो इनका एक और सकारात्मक पहलू है वह है ट्रैक पैड और उनके पीछे का हैप्टिक फीडबैक। बहुत अच्छा, यह एक शानदार अनुभव है कि जब स्टीम डेक आखिरकार अपना नया कंट्रोलर जारी करेगा तो मैं निश्चित रूप से इसे लेने वाला हूँ, क्योंकि जो लीक सामने आए हैं अगर वे सही हैं तो वे मूल रूप से एक ऐसा कंट्रोलर बना रहे हैं जो स्टीम डेक की तरह है लेकिन बिना डिस्प्ले के। तो ये कुछ है जो मैं चाहता हूँ। बिल्कुल यह सबसे अच्छे प्रकार के कंट्रोलर में से एक है जो मैंने इस्तेमाल किया है, और अगर वे इसे बना रहे हैं तो हाँ, मैं इसे लेने वाला हूँ, विशेष रूप से अगर इसमें स्टीम डेक की तरह ही हैप्टिक फीडबैक हो। लेकिन जब बात हार्डवेयर की आती है तो ये शानदार है। अब जब हम आंतरिक हिस्सों की ओर बढ़ते हैं तो वहीं यह थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगता है। यहाँ जो प्रोसेसर है वह स्टीम डेक के लिए एक विशेष AMD प्रोसेसर है। यहाँ सभी खेलों को चलाने के लिए सबसे अच्छा प्रोसेसर नहीं है, तो थोड़ा सा फीका है और ये अब अपनी उम्र भी दिखा रहा है। ये कंसोल हैंडहेल्ड पहले ही कई साल पहले आया था। ये मैं कहूँगा जब बड़े ब्रांड नामों की बात आती है तो ये पहले में से एक था, जैसे GPD और जो भी चीज़ें हैं उनके अलावा कब जो भी जैसे और भी निर्माता हैं जो उत्पाद बनाते हैं हैंडहेल्ड्स, और वे स्टीम डेक से पहले ये कर रहे थे। लेकिन जब स्टीम डेक आया, अन्य निर्माता जैसे कि Asus, Lenovo और इसी तरह के उपकरण बनाने के लिए बोर्ड में शामिल हो गए। तो और इसके रिलीज़ होने के बाद से ज़्यादा कुछ नहीं बदला है और ये अपनी उम्र दिखा रहा है। और यही अब सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है कि इसे एक रिफ़्रेश की ज़रूरत है। ये अब पहले से ही थोड़ा पुराना हो गया है। अगर इसकी कीमत सही होती तो ये सब ठीक और अच्छा होता, और भले ही स्टीम डेक तकनीकी रूप से सबसे सस्ता UM डिवाइस है जिसे आप खरीद सकते हैं, क्योंकि इसकी कीमत लगभग $650 है, जिसमें टैक्स भी शामिल है। ये इतना सस्ता नहीं है, चलो ईमानदार रहें। मेरे लिए जहाँ मैं हूँ वह 3250 है। 1250 PLN कीमत ऊंची है, गेम्स नहीं चलते PLN। अब यह एक ऐसी चीज़ के लिए एक ऊंची कीमत है जो खैर ठीक से नहीं चल सकती। ज़्यादातर गेम्स जो मैं खेलना चाहता हूँ, और यहीं पे मेरी समस्या आई, ज़्यादातर गेम्स जो मैं खेलना चाहता हूँ ठीक से नहीं चलते। अब मैं ये बताने का कारण ये है कि मैं अभी किसी ऑनलाइन से लगभग उसी कीमत में इसे ख़रीद सकता हूँ। यह तेज़ है, इसमें अधिक रैम है और कई मामलों में स्टीम डेक की तुलना में सुधार है, जो इसे मेरी राय में इन दोनों उपकरणों का उपयोग करने के बाद मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक काफ़ी बेहतर विकल्प बनाता है। स्टीम डेक जो हार्डवेयर के रूप में पेश करता है मुकाबले सुधार। सॉफ्टवेयर के मामले में ये डिफ़ॉल्ट रूप से विंडोज़ चला रहा है, तो मैंने तुरंत उस कचरे को हटा दिया। विंडोज़ छोड़ो, मैं उस चीज़ को 10 फीट की पोल से भी छूना नहीं चाहता, इसलिए ये बजाइट के माध्यम से SteamOS चला रहा है और ये शानदार चलता है। इसमें कुछ समस्याएं हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। डेस्कटॉप पे कीबोर्ड वास्तव में काम नहीं करना। यहाँ कोई ट्रैक पैड नहीं है, यहाँ पर एक बड़ा नुकसान है, इस उपकरण में ट्रैक पैड नहीं है। लेकिन इसके अलावा ये एक शानदार अनुभव है, और क्योंकि ये Zen एक्सट्रीम प्रोसेसर पर चल रहा है, ये हर गेम को चला सकता है जो स्टीम डेक नहीं चला सकता, कम से कम आराम से। जैसे चीज़ें मौत, अंतरिक्ष। मैं 1080p रिजोल्यूशन पे खेल सकता हूँ क्योंकि इसमें उच्च रिजोल्यूशन है। मैं इसे उच्च फ्रेम रेट के साथ उच्च रिजोल्यूशन पर चला सकता हूँ, जबकि स्टीम डेक इसे कम रिजोल्यूशन पर चला सकता है। और ये मूल रूप से कई शीर्षकों पर लागू होता है, जैसे मेट्रो ज़्यादातर 1080p पर 60 फ्रेम्स पर लॉक रहता है, कोई समस्या नहीं। तो मेट्रो
उन खेलों में से एक था जिसे मैं अक्सर खेल रहा था और ये कुछ है। ये एक ऐसा खेल है जिसे मैं बस उठाना पसंद करता हूँ और जहाँ से छोड़ा था वहीं से जारी रखता हूँ। और जाहिर है दोनों उपकरण यह कर सकते हैं, लेकिन यह इसे काफ़ी बेहतर और आसान तरीके से करता है। अब मैं इन दोनों उपकरणों की तुलना करने का कारण ये है, जैसा कि मैंने कहा, कीमत के मामले में मैं इसे स्टीम डेक के लगभग समान कीमत में ले सकता हूँ। और मैं जानता हूँ कि मैं मूल रूप से कुछ की तुलना कर रहा हूँ जिससे मैं अभ्यस्त हो रहा हूँ, कुछ नया जो मैं प्राप्त कर रहा हूँ। लेकिन जब कीमत के अंतर की बात आती है, या यहाँ मूल रूप से एक कीमत का अंतर है। अगर मैं एक सेकंड हैंड स्टीम डेक खरीदता हूँ तो यह भी बहुत सस्ता नहीं है, और इसके अलावा यह उपकरण ज़्यादा समय पहले नहीं आया। इसलिए जब आप इसे सेकंड हैंड खरीदते हैं तो आप एक पुराना उपकरण नहीं खरीद रहे हैं, आप कुछ महीने पुराना हैंड हेल्ड खरीद रहे हैं। इस पर बहुत अधिक उपयोग करने का समय नहीं था, तो आप मूल रूप से एक ऐसा उपकरण खरीद रहे हैं जो अभी भी वारंटी में है और जिसे मैं मुख्य रूप से बेहतरीन स्थिति में मानूंगा। तो मेरे लिए एक ऐसा व्यापार है जो अब बेहतर उपकरण के लिए उचित है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मैंने अब हैंडहेल्ड्स को देखते समय कुछ दिलचस्प सीखा है। आप अलाय, पहला अलाय और Z1 एक्सट्रीम ले सकते हैं, क्योंकि ये मूल रूप से वही हैंडहेल्ड है। यह मूल सफ़ेद वाले का सिर्फ एक बेहतर संस्करण है। और आप बैटरी को बदल सकते हैं, क्योंकि बैटरी उस हैंडहेल्ड का सबसे कमज़ोर हिस्सा था। अब आप ऑनलाइन इस हैंडहेल्ड के लिए कई बैटरी मॉड्स देखेंगे। पहला वाला आप देख सकते हैं कि यह थोड़ा भारी है, इसमें 80 वॉट घंटे की बैटरी है। मूल वाले इसका आधा 40 था, तो यह आपको खेल खेलते समय लगभग 1 घंटे और आधे तक चला। ये बस बहुत ख़राब है। इसमें मूल रूप से वही आंतरिक भाग हैं, और यहाँ बैटरी 80 वॉट की है जबकि पहले 40 वॉट थी। और आप इसे एसुस से ख़रीद सकते हैं 80 वॉट घंटे की बैटरी। आप कुछ बैक कवर काट सकते हैं जब आप उसे हटा लेते हैं, जो मूल रूप से इसे इस तरह से बनाता है कि आप जानते हैं इसमें कुछ प्रतिरोध होता है और यह नीचे नहीं धकेलता। और एक बार जब आप उन्हें काट देते हैं तो आप 40 की जगह 80 वॉट घंटे की बैटरी फिट कर सकते हैं। आपको डबल स्टोरेज मिलता है, तो उस समय आपके पास ROG Ally X है और आप सेकंड हैंड ROG Ally भी खरीद सकते हैं, लगभग $200 या $300 के बीच। लगभग $300 की लागत है, जबकि इसकी MSRP $800 है। वास्तविकता यह है कि यह $1000 से अधिक है। मेरे लिए इसकी लागत अब $1000 से अधिक है। $1000 यह एक बेवकूफ़ी भरी खरीद है, क्योंकि आप उस कीमत पर एक लैपटॉप खरीद सकते हैं जिसमें एक समर्पित GPU होगा, एक तेज़ GPU आमतौर पर, क्योंकि डिवाइस को अधिक शक्ति मिलेगी, साथ ही एक बड़ा डिस्प्ले और तेज़ CPU। तो $1000 पर यह बस एक बेवकूफ़ी भरी खरीद है, मैं ये कहूँगा। तो व्यक्तिगत रूप से मैं सबसे अधिक संभावना है कि मैं सफ़ेद संस्करण, गैर X संस्करण के लिए जाऊँगा, जिसमें अभी भी Z1 एक्सट्रीम प्रोसेसर है, और बस इसे 80 वाट घंटे की बैटरी के लिए मॉड कर दूंगा। और उस समय मैं केवल 64 गीगाबाइट रैम खो रहा होऊंगा जो इस डिवाइस में है। ये उन अपग्रेड्स में से एक है जो इसमें है, और मैं 16 गीगाबाइट रैम प्राप्त करूंगा इस बड़े कम कीमत के लिए। समझौते से ठीक हूँ। ये इस सवाल के करीब ही नहीं आता कि क्या मैं एक लैपटॉप खरीदना चाहता हूँ या एक हैंडहेल्ड, क्योंकि अगर इन दोनों की कीमतें लगभग समान हैं तो मैं एक हैंडहेल्ड के लिए क्यों जाऊं, जो उपयोग में लैपटॉप की तुलना में बहुत अधिक कम्बरसम है और केवल एक ही काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि लैपटॉप दोनों कर सकता है। ये शायद इतना छोटा और पोर्टेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि यह पतला है, यह आपके सामान में बेहतर तरीके से फिट हो सकता है अगर आप यात्रा करना चाहते हैं और इसका उपयोग करना चाहते हैं। तो यही मेरी सोच है। इसको ख़त्म करते हुए, ये दोनों डिवाइस शानदार हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मुझे स्टीम डेक की भावना बहुत पसंद है। ये ROG के मुकाबले बहुत बेहतर लगता है। ये आरामदायक लगता है। ये ROG कहीं बेहतर लगता है, ये आरामदायक लगता है। ये एक ऐसे डिवाइस के रूप में अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है जिसे आप उपयोग करेंगे और पकड़ेंगे। लेकिन मुझे मुख्य रूप से अधिक शक्ति की आवश्यकता है, और यह मुझे ROG Ally की ओर ले जाता है। और मुझे अपनी किडनी बेचना पसंद नहीं है ताकि मैं ऐसी चीज़ खरीद सकूं, क्योंकि ये अभी भी एक कमज़ोर गेमिंग कंसोल है। तो मैं
काफ़ी कम खर्च करना पसंद करूँगा और बस इसे मॉड कर दूँगा ताकि मूल रूप से X जैसी ही प्रदर्शन प्राप्त कर सकूँ, बिना 3 गुना कीमत के वास्तव में, या जैसे 4 गुना कीमत के। तो यही है जो मैं बात करना चाहता था। और जाहिर है अगर आप एक हैंडहेल्ड ख़रीदने के लिए बाज़ार में हैं और आप अभी एक लेना चाहते हैं, आपसे पूछने के लिए सबसे अच्छा सवाल ये है, क्या आप इंडी गेम्स खेलना चाहते हैं? और अगर आप ऐसा करते हैं तो स्टीम डेक एक अद्भुत अनुभव होगा। अगर आप अधिक AA टाइटल्स खेलना चाहते हैं तो आप शायद रॉग लाई के साथ जाना चाहेंगे और आपके पास अन्य विकल्प हैं, जैसे उदाहरण के लिए MSI क्लॉ। बस उसके लिए मत जाओ, जो भी आप करें वह मत खरीदें। और आपके पास लीजन गो ही है जो Z1 एक्सट्रीम प्रोसेसर पर चल रहा है, एक बड़े डिस्प्ले के साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये 8 इंच का डिस्प्ले है, अगर इससे ज़्यादा नहीं है तो बड़ा होने वाला है। इसमें एक अच्छा छोटा किक स्टैंड है, लेकिन इसकी बैटरी लाइफ पहले रॉग एलाई की तरह ही ख़राब है। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो दोनों रॉग अलॉय, पहला वाला OG वाला और लीजन गो लगभग समान कीमत के हैं। तो अगर आप एक सस्ता डिवाइस लेना चाहते हैं जिसमें ठीक ठाक शक्ति हो तो आप जो चाहें चुन सकते हैं। आराम के मामले में लीजन का अनुभव थोड़ा बेहतर हो सकता है, क्योंकि आप कंट्रोलर्स को अलग कर सकते हैं और उन्हें उदाहरण के लिए माउस मोड में या ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको थोड़ी और बहुप्रकारिता देता है। तो लीजन या रॉग, यह आपको इसे उसी तरह खेलने की अनुमति देगा जैसे आप X या स्टीम डेक पर खेलते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इसका लाभ ये है कि प्रोसेसर Z1 एक्सट्रीम है, जो स्टीम डेक के AMD प्रोसेसर से बेहतर है जो यहाँ है। और हाँ, यही सब कुछ है जो मैं बात करना चाहता था। और सही, वास्तव में मैंने ND और A के बारे में कहा था, तो आप किसे चुनना चाहते हैं और आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं, इसके आधार पर आपके पास कुछ विकल्प होंगे। तो कीमत के मामले में जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, मैं शायद, जैसा कि मैंने कहा, अगर आप कुछ सस्ता ढूंढ रहे हैं तो उन लीजन या एसेस विकल्पों में से किसी एक को चुनें। जैसा कि मैंने कहा, वे स्टीम डेक या X1 की तुलना में सस्ते होंगे, खासकर X1, क्योंकि यह तो बस बेवजह महंगा है। अरे लेकिन एक और बात जो मैं बताना चाहता हूँ वह ये है कि साल का अंत हो रहा है। हमें पहले से ही पता है कि पो Z1 या Z2 आने वाले हैं और उनके पास जैसे कुछ मुझे लगता है Z2 एक्सट्रीम और Z2G प्रोसेसर हैं। तो दोनों Asus और लीजन को एक नया रूप मिल रहा है। Asus अभी तक कुछ भी लीक नहीं किया है, लेकिन जाहिर है कि एक नया प्रोसेसर आ रहा है। वे सबसे अधिक संभावना है कि नए प्रोसेसर के साथ इसका दूसरा संस्करण बनाएंगे। और लीजन गो हमें पहले से ही पता है, लीक्स और तस्वीरों से पता चलता है कि लेजेंड 2 और लेजेंड गो 2 आने वाला है, या जो भी नाम वे रखने जा रहे हैं। और लेजेंड गो लाइट जो एक सस्ती संस्करण होगा जिसमें ऑन डिटैचेबल कंट्रोलर्स होंगे। तो इसे ध्यान में रखते हुए आप शायद अभी इसे देख रहे हैं तो आप शायद कुछ और महीनों तक इंतज़ार करना चाहें। संभावना है, अगर आप इसे देख रहे हैं तो मैं नहीं जानता कि कुछ महीने बाद, संभावना है कि जो मैं अभी उल्लेख कर रहा हूँ वे पहले से ही बाज़ार में मौजूद हैं। और 2 संभावनाएं हैं, उदाहरण के लिए LEX या यहाँ तक कि OG LE जो मैंने उल्लेख किया उससे सस्ते होंगे, और उस मामले में वे एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कुछ अधिक शक्तिशाली चाहते हैं तो आपके पास नए Z2 एक्सट्रीम प्रोसेसर के लिए जाने का विकल्प होगा, हाथ में पकड़ने योग्य, जैसे Asus ROG LE, तो या जो भी नाम वे रखने जा रहे हैं जब यह बाहर आएगा, जो सा मैंने कहा बस तेज़ होगा। और अगर आप नए खरीदने जा रहे हैं और आपको लगभग $800 से $1000 खर्च करने हैं और आप इसे खर्च करना चाहते हैं तो आप इसके साथ सहज महसूस करते हैं। आप बेहतर विकल्प के लिए इंतज़ार कर सकते हैं जो मूल रूप से क्षितिज पर है, बजाय इसके कि आप इस पर पैसे खर्च करें जो कि थोड़ा पुराना है। और अगर आप स्टीम डेक पर विचार करते हैं तो यह मेरे लिए पहले से ही एक अंत की स्थिति का उपकरण जैसा लगता है। अगर आप AAA गेम्स खेलना चाहते हैं तो मैं इसके लिए ऐसा कह रहा हूँ, नए स्टीम डेक के आने के बारे में कोई लीक नहीं है, इसलिए मैं वास्तव में नए के लिए इंतज़ार करने के बारे में कुछ नहीं कहने वाला। अगर स्टीम के पास एक नया डिवाइस आने वाला होता तो ये बहुत अच्छा होता, लेकिन इसके बारे में कोई लीक नहीं हुई है, तो मैं उन चीज़ों
के साथ रहूँगा जिन्हें हमने पहले से ही कुछ हद तक पुष्टि की है, साथ ही उन उपकरणों के लिए प्रोसेसर्स के साथ। तो हाँ, यही है, ये मेरे विचार हैं इन 2 उपकरणों पर, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मददगार, जानकारीपूर्ण लगा। कुछ ऐसा जो मैं इसके बारे में थोड़ा अनिश्चित था। मैं वास्तव में इस थीम डेक को चाहता था, लेकिन ये वास्तव में मेरे लिए काम नहीं आया। तो हाँ, अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए धन्यवाद।